एक बार दोबारा स्वागत करते हैं हमारे योग के। अब हमारा और आपका इकट्ठा यूट्यूब चैनल हो गया है, हमारे और आपके यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको सिलेबस, डिटेल सिलेबस एनालिसिस का पूरा में कहीं ना कहीं अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन जरूर पढ़ा होगा, लेकिन मेजॉरिटी में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला सा याद होगा। आज हम उस धुंधले धुंधले को बिल्कुल साफ क्लियर कर देंगे, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, जो धूल पड़ी हुई है उसको साफ कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंडिया में अकाउंटिंग के कंसेप्ट और कन्वेंशन से गवर्न होते हैं। इंडिया की अकाउंटिंग में हो, फॉरेन की अकाउंटिंग में हो, कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक परसेप्शंस हैं, उनके बेस पे ही काम चलता है। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कंसेप्ट क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग कंसेप्ट एक ही चीज है। ये क्या होते हैं दोस्तों? अगर हमें किसी चीज को पॉसिबल करना है, कुछ अजम्पशंस, कुछ रिलेटेडनेस टॉपिक से चीजों को पहले ही गवर्न करना पड़ता है ताकि सभी लोग अकाउंटिंग पॉसिबल कर सके। कुछ ऐसी हिदायतें माननी पड़ती हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखा होगा, अगर आप कार चलाते हैं तो एक सीट बेल्ट का ऑप्शन होता है। एक सीट बेल्ट का ऑप्शन होता है, ऑप्शन इन सेंस कि आप सीट बेल्ट लगाएं या ना लगाएं। लगाने से क्या होता है? सेफ्टी बनती है, अच्छी कार ड्राइव होती है। अच्छी इन सेंस कि आप सेफ तरीके से कार चलाते हैं। उसी तरीके के साथ अकाउंटिंग आप क्या कंसेप्ट एंड कन्वेंशन के बिना कर लेंगे? हो सकती है भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी क्रिएटिवनेस और उसकी इसेंशियबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि वो सही भी है कि नहीं, वो ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, उसमें रिलायबिलिटी है कि नहीं। तो कुछ कंसेप्ट बहुत ही पुराने समय में डेवलप हुए हैं, उनको अच्छे ढंग से जैसे जैसे फ्यूचर बढ़ता गया उनके हिसाब से उनको जस्टिफाई किया गया है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट उन्हें कह लीजिए। अगर मैं बात करूं बिजनेस आइडेंटिटी, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न, कॉस्ट, ड्यूल एस्पेक्ट, अकाउंटिंग पीरियड, मैचिंग, रियलाइजेशन, ऑब्जेक्टिविटी, अक्रूवल कंसेप्ट्स में आते हैं। अगर कन्वेंशन की बात करूं, कन्वेंशन का क्या मतलब है, डिफरेंस बता रहा हूं, फिर अकेले अकेले हर एक कंसेप्ट पर आऊंगा। कन्वेंशन का क्या मतलब है प्यारे दोस्तों? कन्वेंशन का मतलब बहुत इजी है कि कुछ हिदायतें, अगर दोस्तों अगर आप कभी भी किसी भी प्रकार से आप कुछ शर्ट डालते हैं, आप कोई ट्राउजर डालते हैं, तो हर बंदा अपने आप से फिटिंग करता है। देखो, मैंने भी शर्ट फोल्ड कर ली, हर एक फोल्ड का एक ही तरीका होता है क्या? हर एक बंदा एक जैसे फोल्ड करता है? नहीं, फोल्ड तो कोई भी कैसे भी करता है। कोई 2 फोल्ड लगाता है, कोई 4 फोल्ड लगाता है, कोई 1 फोल्ड में ही काम चला लेता है। लेकिन इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट ये है कि उसका एडजस्टेबिलिटी क्या है, इसी प्रकार कि वो अपने हिसाब से कैसे उस चीज को एडजस्ट कर लेता है। तो इसी प्रकार हर बिजनेस में हर एक चीज, प्यारे दोस्तों, हर एक चीज इसे एक ही तरीके से इंप्लीमेंटेड हो वो जरूरी नहीं है। कुछ हिदायतें, कुछ अजम्पशंस, कुछ चीजें मान के चले तो ज्यादा बेटर होता है, तो वो कन्वेंशंस होती हैं। अकाउंटिंग में कुछ कन्वेंशन है कि ये चीजें अगर आप मानते हो तो बहुत बेटर, रिलायबल, ट्रांसपेरेंट, एक्यूरेट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनेंगी, जिससे आपका फायदा होगा। आपका जो मेजर ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग को पूरा करने का, वो आपका पूरा हो पाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहला कंसेप्ट है बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस आइडेंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी भी इसे बोला जाता है। क्या है दोस्तों ये कंसेप्ट, कैसे काम करता है? आप पिक्चर देख रहे होंगे, एक बिल्डिंग है, यानी कि वो बिजनेस है। मैंने जानबूझ के सुना है बिजनेस। और एक साइड में, अगर इधर साइड को फेस करूंगा तो ये मालिक, इधर साइड मालिक है और इधर साइड बिल्डिंग है। मालिक बोल रहा है बिजनेस को, मालिक बोल रहा है बिजनेस को, एक कंसेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मालिक बोल रहा है कि भाई बिजनेस, हाँ जी सर, हाँ जी सर, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए तेरे को दूंगा, मुझे क्या रिटर्न करेगा? तो बिजनेस कह रहा है सर मैं आपको 10,000 रुपए प्रॉफिट दे दूंगा। अच्छा, बिजनेस कैसे करेगा? वो कह रहा है कि सर मैं आपसे कुछ काम करवाऊंगा, आप वो काम करते रहिएगा। मालिक को बता रहा है, मालिक सुन रहा है, हाँ जी हाँ जी, आपसे कुछ काम करवाऊंगा, आप वो काम करते रहिएगा। ठीक है जी, वो काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। कह रहा है गारंटी दे रहा बिजनेस? मैं कहा एज अ बिजनेस नहीं भाई, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा। अगर सिचुएशंस पॉजिटिव रही, हर हिस्सा सही रहा, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अकाउंटिंग ने एक कंसेप्ट बनाया दोस्तों कि बिजनेस, जैसे मैंने अभी आपको पिछले 20 सेकंड में करके दिखाया कि एक बिजनेस अलग ही पर्सन है और बिजनेसमैन अलग पर्सन है। बिजनेस के लिए बिजनेसमैन अलग चीज है, क्रेडिटर है। जैसे एक बिजनेस का क्रेडिटर, अगर मैं किसी से सामान उधार ले आता हूं तो वो मेरा क्रेडिटर, ठीक है जी, मतलब मैं उसका क्रेडिटर, सॉरी उल्टा बोल गया,
तो मैं उसका क्रेडिटर, मैंने उसके पैसे देने हैं। ऐसे ही एज अ बिजनेस मेरे लिए मालिक भी क्रेडिटर है। सिर्फ फर्क कितना है, व्हाट इज द डिफरेंस? मेजर डिफरेंस क्या है दोस्तों? मालिक एक इंटरनल क्रेडिटर है, मतलब उसकी बारी एक कुछ उसकी अलग बात है, और एक एक्सटर्नल क्रेडिटर उसकी कुछ अलग बात है। ये क्या बात हुई? आपके फादर मदर और आपके ब्रदर सिस्टर आपके बिल्कुल नियर रिलेशन में है, और कोई और रिश्तेदार आता है तो वो आपसे थोड़ी दूर के रिलेशन में है। आपके सभी के सभी रिश्तेदार, फादर मदर भी आपके अपने हैं, वो भी आपके अपने हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा अपने हैं, वो कुछ कम अपने हैं एज कंपेयर टू, दोनों को कंपेयर करें। इसीलिए जब आपके घर अगर रिश्तेदार खाना खाने आएंगे तो आप पहले खुद खा लोगे कि उन्हें खिलाओगे? क्वाइट ऑब्वियस कि उनकी बारी पहले आती है। इसीलिए बिजनेस की नजर दोस्तों दो ही हिस्सों में है, एक उसके मालिकों में, एक उसके जिनसे उसने पैसे ले रखे हैं। मालिक वो लोग, सभी लोग बिजनेस के लिए सेपरेट है। मतलब बिजनेस अगर आपको अकाउंटिंग करनी है दोस्तों, तो आपको इस तरीके से बिजनेस को अलग आदमी मान के चलना होगा। यही होगा बिजनेस का अलगपन, कि बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, और बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, तभी इसी प्रकार से बिजनेस मालिक को अलग मानकर उसकी कैपिटल बनाता है। जी हां, कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया। अब ध्यान से देखिएगा, कई बार की तो होगी, कभी शायद दिमाग में ना आई हो बात, कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल लेने की एंट्री क्या होती है मेरे दोस्तों? कि कैपिटल बिजनेस में आई, कैश टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हुई ना, हुई ना क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब देनदारी, बिजनेस को, मालिक को पैसे देने हैं। ये होता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कंसेप्ट का मतलब, कि बिजनेस अलग है, मालिक अलग है, और बिजनेस और मालिक दोनों एक पूरे स्ट्रक्चर का पार्ट है, जिसमें अकाउंटिंग बिजनेस की होगी, मालिक की अकाउंटिंग नहीं होगी। मालिक हमेशा बिजनेस का क्रेडिटर रहेगा। दो सेपरेट लीगल आइडेंटिटीज हैं, मतलब मालिक अलग है और बिजनेस अलग है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। बहुत ध्यान से, जो अकाउंटिंग करनी है ना, वो बिजनेस की करनी है, मालिक की अकाउंटिंग नहीं करनी। मालिक तो हमारा क्रेडिटर ना मात्र है, सिर्फ क्रेडिटर मात्र, इसलिए अकाउंटिंग बिजनेस की होती है। अगर एक नंबर में कोई क्वेश्चन आ जाए प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत हो आपको कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग होते हैं किस कंसेप्ट के कारण, तो उसका आंसर होगा सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कंसेप्ट। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कैपिटल लायबिलिटी है और ड्राइंग एसेट है। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में स्ट्रक कर गया होगा कि भाई हाँ, ड्राइंग एसेट बनी है। अगर मालिक ने जो पैसा लगाया है, ऑनर ने जो पैसा लगाया है प्यारे दोस्तों, अगर वो किसी भी प्रकार से बिजनेस की लायबिलिटी है, अगर उस लायबिलिटी में से कुछ पैसा वो निकाल कर ले जाता है, तो वो बिजनेस की एसेट होगी, उतने पैसे उसको कम देने पड़ेंगे। तो इसी कारण प्यारे दोस्तों, ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट पॉसिबल हो पाता है कि बिजनेस अलग और मालिक अलग, फिर ही आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। अगर आप ये अज्यूम करेंगे, नहीं अज्यूम करेंगे, तो आप अकाउंटिंग ही नहीं कर सकते। बिजनेसमैन की कभी अकाउंटिंग नहीं होगी, अकाउंटिंग होगी बिजनेस की। चलिए, द पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल, अ कार परचेज बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज। भाई मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। बिजनेसमैन का अपना अलग काम है, बिजनेस का अपना अलग काम है। बिजनेसमैन अपने घर पे जो मर्जी करे, बिजनेस को क्या फर्क पड़ रहा है? बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, आप कहेंगे इमेजिनरी सी सिचुएशन है दोस्त, बिल्कुल इमेजिनरी सिचुएशन है, लेकिन अकाउंटिंग करनी है तो इसे रियलिटी मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ता हूं दोस्तों। दूसरी बात, सेकंड कंसेप्ट, ये क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर क्या आता है कि बिजनेस अलग और मालिक अलग, बिजनेस की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, आप जानते भी होंगे, थोड़ा मैंने क्लियर करने की भी कोशिश की है। सेकंड कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, आप कार खरीदते हैं, आप शर्ट खरीदते हैं, आप पैंट खरीदते हैं, आप बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, आप फोन खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, ये सभी चीजें खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्या कारण है? आज अगर खरीद के ला रहे हैं तो एक ही सोच सबकी होती है, फ्यूचर में यूज करेंगे। एक ही सोच सबकी होती है, फ्यूचर में यूज करेंगे प्यारे दोस्तों, और यही सोच बिजनेस की है। यही अगर आपको बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है तो आपको ये अज्यूम करना पड़ेगा, ये वाला बिजनेस, जिस बिजनेस की आप अकाउंटिंग कर रहे हो, ये आने वाले समय में चलता रहेगा। अगर आप ये अज्यूम नहीं करोगे, अगर किसी को पता है कल बिजनेस बंद होने वाला है या कल बिजनेस का लास्ट डे है, तो अकाउंटिंग करने का कोई फायदा नहीं। मैं उससे प्रॉफिट एंड लॉस जान के कर भी क्या लूंगा, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेशन नहीं है। तो हमेशा 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 अकाउंटिंग फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है। वो ही कंसेप्ट होता है दोस्तों गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इट इज अज्यूम्ड दैट द एंटिटी इज गोइंग कंसर्न, दैट इज इट विल बी कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर
indefinite period या long period in the future and transaction are recorded from this point of view कि समय चलता रहेगा, अकाउंटिंग चलती रहेगी, बिजनेस चलता रहेगा। तो ये दूसरा कंसेप्ट था दोस्तों, इसी के बारे में भी आप जानते होंगे। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपकी स्क्रीन पर, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? बिजनेस की, अकाउंटेंसी की एक सबसे बड़ी कमी है, वो सिर्फ पैसा देखती है। अभी आपने सुना होगा, अभी आप अकाउंटेंट नए नए हैं, हमने काफी जॉब्स में काम किया है, अकाउंट ऑफिसर, अकाउंटेंट के तौर पर भी काम किया है, दोनों के तौर पर काम किया है। तो दोनों में दोस्तों आप एक चीज देखोगे, कभी भी आपके, अगर आप मार्केट में सिलेक्शन लेते हो तो एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको इस नजर से देखा जाएगा कि आप बहुत सारे पैसे, आपको सिर्फ 24 घंटे पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारी स्ट्रीम ही कुछ ऐसी है, हमारा कुछ स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है प्यारे दोस्तों, हमारी स्ट्रीम का विजन ही ऐसा है, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग सिखाती है सिर्फ पैसे की कदर करना और किसी चीज की कदर ना करना। यही ये कंसेप्ट बोलता है। अकाउंटिंग में सिर्फ वो चीज रिकॉर्ड करना जिसकी मॉनेटरी वैल्यू, पैसे वाली वैल्यू है। पैसा पैसा है तो सब कुछ ओके है, अगर पैसा नहीं है तो कुछ भी ओके नहीं है, उसकी कोई एंट्री नहीं करना। आप जर्नल का पहला ही पॉइंट देखते हैं, अकाउंटिंग का पहला पॉइंट देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन करके उसकी मॉनेटरी वैल्यू को देखना होता है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है कि प्यारे दोस्तों, इन अकाउंटिंग अ रिकॉर्ड इज मेड ओनली ऑफ दोस ट्रांजैक्शन और इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ पैसे के लिए जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो सकती हैं, जिनकी कीमत पैसे में है, उन्हीं को वैल्यू करना, बाकी किसी को वैल्यू मत करना। नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जैसे स्किल, ऑनेस्टी, टीम वर्क, एक्सपीरियंस, पैशन, इनोवेशननेस, गोरा, काला, मोटा, पतला, अच्छा, बुरा, ऑनेस्ट, बहुत अच्छा काम करने वाला, हार्ड वर्किंग, ये सब की कोई वैल्यू नहीं। हमें क्या दिखता है? पैसा। मैं पहले ही बता रहा हूं दोस्तों, आप जब इन फ्यूचर में आपकी सिलेक्शन भगवान करे हो जाए, तो भगवान जब आपकी सिलेक्शन करवा देंगे, गॉड आपकी सिलेक्शन करवा देंगे, तो आपको भी इसी नजर से देखा जाएगा कि इस बंदे को सिर्फ पैसे ही पैसे दिखते हैं, क्योंकि हमारी फील्ड ये जस्टिफाई करती है, हमारी तो खुद की फील्ड ये कहती है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के लिए कि अकाउंटिंग में सिर्फ वही चीज को रिकॉर्ड करना, सिर्फ उसी चीज को रिकॉर्ड करना, सिर्फ और सिर्फ जिसकी पैसे में वैल्यू हो, उसके बिना एक भी चीज को रिकॉर्ड ना करना। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट था मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सिर्फ ओवरव्यू और एक डिटेल्ड व्यू आपके सामने, दोनों चीजें रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप जज कर सकें कि चीजों को बहुत इजीली समझ सके, आंसर कर सके। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जी हां प्यारे दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट? क्या है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट? देखिए, कभी भी बिजनेस में कोई भी काम करने का कोई टाइम नहीं होता। पहली बात, कभी भी किसी भी प्रकार से दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर आप सबने पढ़ा है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगले साल की, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों, कभी भी ये अकाउंटिंग पीरियड नहीं होता। साफ बोल रहा हूं, कभी भी ये अकाउंटिंग पीरियड नहीं होता। हां, जेन्युइनली इसको अकाउंटिंग पीरियड मान लिया गया है हर एक जगह। कैसे? देखो दोस्तों, अकाउंट कभी भी किसी भी चीज की, कोई भी चीज आप करते हो, अगर आप किसी भी प्रकार से रेस लगा रहे हो, तो आप रेस लगा रहे हो तो आप कुछ पॉइंट अपने दिमाग में लेके चलते हो कि भाई अगर आपने 1600 मीटर रेस लगानी है, कि 1400 एग्जांपल के तौर पर 1600 मीटर रेस लगानी है, तो 400 मीटर तक मैं स्लो भागूंगा, अगले 400 में मैं मीडियम भागूंगा, अगले 400 में और थोड़ा धीमा ठीक ठाक सा भागूंगा, और लास्ट 400 में मैं कवर कर जाऊंगा। हो सकता है किसी की स्ट्रेटजी दूसरी हो, मैं पहले तेज भागूंगा, बाद में स्लो भागूंगा। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रुक के देखना, एक बार ये चीज एनालाइज करना काम करने से पहले कि क्या मैं ये काम सही भी कर रहा हूं कि नहीं। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूं एग्जांपल के तौर पर, अगर मैं इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को जस्टिफाई ना कर पाऊं कि इसके बाद मेरी क्या चीज बोलनी है और इससे पहले क्या बोलनी थी, रुक के देखूं ना, तो कोई फिर दिक्कत ही दिक्कत होगी, ना तो आप समझ पाएंगे ना मैं समझा पाऊंगा। इसी प्रकार से अकाउंटिंग आप सालों साल कर रहे हैं, आप पेज काले करते जा रहे हैं, आजकल कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते जा रहे हैं और उसको एक बार वापस आके चेक नहीं कर रहे, तो एक टाइम पीरियड के बाद आपको वो चेक करना होता है, उसे ही हम बोलते हैं दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये इसका मतलब क्या है कि एक साल के दौरान नहीं, मैंने पहले ही बोला एक समय के दौरान। अब कभी कभी क्या होता है, कोई कंपनी इसे 15 महीने रखती थी, कोई कंपनी 8 महीने रखती थी, 9 महीने रखती थी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग दोस्तों 1 साल बाद आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। तो जब से 1961 के बाद जब इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में लागू हुआ, उसके बाद कंपनियों ने एक यूनिफॉर्मिटी लाई कि 1 साल से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम अपना फाइनेंशियल ईयर माना करेंगे।
फाइनेंशियल ईयर 1 साल का ही होता है, लेकिन दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये नहीं कहता कि फाइनेंशियल ईयर 1 साल का होना चाहिए। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता आप एक समय रुककर सिर्फ देखो कि आपने पिछला काम सही किया है। और बहुत सी कंपनियां दोस्तों जो ऐसा करती भी हैं। आपने ग्रेजुएशन में जरूर पढ़ा होगा वॉयज अकाउंट, जो समुद्री जहाजों की कंपनियां होती हैं। समुद्री जहाजों की कंपनियां, बहुत सारे जहाज जाते हैं 1.5 2 साल, 12 16 महीने बाद वापस आते हैं, तो उनकी अकाउंटिंग दोस्तों 16 महीने बाद ही वो करते हैं। मैंने पहले ही बताया आपको, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट एक कंसेप्ट है जो कहता है कि वेट करो, रुको और पिछला देखो सही किया है कि नहीं किया। अगर आप वो देखते हो, जस्टिफाई करते हो, चीजें बिल्कुल ठीक रहेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में या वर्ल्ड में ही अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के नाम पर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ही फाइनेंशियल ईयर माना जाता है और रुक के देखा जाता है, बैलेंस शीट्स P&Ls प्रिपेयर किए जाते हैं, चीजें एनालाइज की जाती हैं। तो ये भी कंसेप्ट आपके सामने था। फॉर मेजरिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ बिजनेस पीरियडिकली, द वर्ड इज पीरियडिकली, नॉट अ ईयरली। The working life of an undertaking is split into the convenient short period. Short periods मैंने फिर कहा वो 6 महीने भी हो सकता है। आजकल आप देखते हैं नई नई ट्रेंड चल रहे हैं कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी हर 3 महीने बाद क्वार्टरली रिजल्ट जारी करती है, 4 महीने बाद कई कंपनियां करती हैं, बैलेंस शीट भी बनाती हैं 4 ही महीने बाद, 3 महीने बाद, P&L भी बनाती है, स्टेटमेंट। क्यों चेक करना चाहते हैं तो जो जब मर्जी करें, सरकार ने कोई बंदिश नहीं लगाई। आपको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना है, वो साल के बाद आपको करना पड़ेगा, चाहे आप आज ही उसको प्रिपेयर करके रख लो, चाहे साल के बाद प्रिपेयर करो, तो वो आपकी मर्जी है। ये तरीका है दोस्तों अकाउंटिंग को रुक के चेक करने का, ये कंसेप्ट यह बोलता है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे 1 से 15 साल के लिए स्पेसिफिक मैंने टेबल दिया है आपको कि 1 से 15, 1 से 12, 1 से 10 मैं जो मर्जी करूंगा, ये अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होगा, लेकिन अमूमन 1 से 12 यह चलता है। अगला कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। क्या होता है दोस्तों कॉस्ट कंसेप्ट? 2 तरीके की कॉस्ट होती है दोस्तों। एक दिन मैं मार्केट में गया, जाके मैं एक मशीनरी परचेज कर लेता हूं। एक जाके मैंने मशीनरी प्यारे दोस्तों परचेज कर ली। अब मशीनरी मेरे पास है, हाँ बिल्कुल है, मैंने परचेज कर ली। कितने की? 1 करोड़ रुपए की मशीनरी परचेज कर ली। अब मैंने आके रिकॉर्ड कर लिया। क्या प्यारे दोस्तों ये बनता है मेरा कि अब मैं उसको चेंज करूं टाइम टू टाइम? आप कहोगे कि डेप्रिसिएशन तो करो, सालों साल वो मशीनरी की वैल्यू कम हो जाएगी, आप डेप्रिसिएशन करो। मैं कह रहा हूं ठीक है। मैंने कहा वो मशीनरी कुछ ऐसी मशीनरी थी जो मार्केट में आनी बंद हो गई और लोगों में उसकी बहुत डिमांड है, अब उसकी वैल्यू बढ़ने लगी। ठीक है जी। आप कहोगे ऐसी भी कोई मशीनरी होती है? मैं कह रहा हूं ठीक है जी, आपकी ये बात मान ली मैंने, ऐसी मशीनरी नहीं मानते। दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, लैंड तो है, तो मैंने लैंड खरीदी, मैंने 1 करोड़ रुपए की लैंड खरीदी। अब सालों साल 50 साल बीत गए उस बात को, अब उसकी 100 करोड़ वैल्यू हो गई। क्या इतना फर्क पड़ जाता भाई? 50 साल भी तो है। 100 करोड़ वैल्यू हो गई उस 1 करोड़ की लैंड की। अकाउंटिंग में वो 1 करोड़ की चलती रहेगी दोस्तों। अकाउंटिंग कभी भी एप्रिसिएशन नहीं करती। हिस्टोरिक कॉस्ट पे जितने की चीज आपको पड़ी, आप उसको यूज कर लेते हो। आपने बड़े ध्यान से देखा होगा, आपने कई क्लासेस की हैं, कई बार आप पढ़े हो, किसी भी प्रकार से आपने P&L ट्रेडिंग P&L में कभी भी एप्रिसिएशन वर्ड नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग निगलेक्ट करती है कि हिस्टोरिक कॉस्ट पे जो चीज हमने खरीद ली उसे उसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाए। मार्केट कॉस्ट जो मर्जी हो, चाहे वो ज्यादा हो चाहे वो कम हो, उसको इग्नोरेंट पे रखा जाए। क्योंकि कारण भी सुनिए ना उसके पीछे क्यों कहती है, क्योंकि डेली मार्केट प्राइस चेंज होता है। अब मैं आज किसी चीज को 100 रुपए की रख रहा हूं, कल उसको 101 की करूंगा, फिर 99 की करूंगा, तो मैं यही करता रह जाऊंगा, अकाउंटिंग और कोई काम कर नहीं पाऊंगा। इसलिए हिस्टोरिक कॉस्ट पर अकाउंटिंग चलती है, यह कॉस्ट कंसेप्ट कहता है। An asset acquired by a concern is recorded in the books of account at the historic cost. What is historic cost? क्या होती है हिस्टोरिक कॉस्ट? एट द प्राइस एक्चुअली पेड फॉर एक्वायरिंग द एसेट। जितनी की आपको मिली वो हिस्टोरिक कॉस्ट है और उसी पे चलाना है, सालों साल चलाना है। द मार्केट प्राइस ऑफ द एसेट इज इग्नोर्ड। मार्केट प्राइस इग्नोर करना है। डेप्रिसिएशन इज पॉसिबल, एप्रिसिएशन इज नॉट पॉसिबल। हाँ, रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग उसको परमिसेबल नहीं करती। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसीलिए मैंने पहली बात कही थी कि ये अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस आर द बेसिक फंडामेंटल ट्रूथ, बेसिक हिस्से हैं। इनको फॉलो करोगे अच्छे रहोगे, इनसे काम करोगे अच्छे रहोगे। ये अजम्पशंस हैं, ये बेसिक्स हैं, ये हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलेगी। अगला कंसेप्ट प्यारे दोस्तों, आपका फेवरेट कंसेप्ट है ये ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। 2 हिस्से होने चाहिए। एवरी क्रेडिट हैज देयर इज अ डेबिट, या एवरी डेबिट हैज देयर इज अ क्रेडिट। हर एक डेबिट का क्रेडिट होना चाहिए। अकाउंटिंग हमेशा, अगर आप अच्छी करना चाहते हो, बहुत ही सिग्निफिकेंट करना चाहते हो, तो हर एक एंट्री में डेबिट और क्रेडिट होने चाहिए। जितने की अमाउंट डेबिट है उतनी ही अमाउंट क्रेडिट होनी चाहिए, तभी अकाउंटिंग आपको ट्रू रिजल्ट देगी, स्पेसिफाइड रहेगी, रिलायबल रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। एवरी ट्रांजैक्शन शुड हैव द टू साइडेड इफेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द सेम अमाउंट।
डेबिट एंड क्रेडिट। क्या आप देख सकते हैं कैश सेल्स, तो कैश टू सेल्स की एंट्री है 10,000 और 10,000, 10,000 डेबिट है और 10,000 ही क्रेडिट है किसी भी प्रकार से। अगली बात करूंगा दोस्तों, ये क्वेश्चन मार्कफेड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्वेशन कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस कंसेप्ट के सर पर बनी है दोस्तों, तो आंसर आएगा, क्या आएगा, ड्यूल एस्पेक्ट के कंसेप्ट पर, जिसका आंसर क्या होता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, लाइबिलिटी एंड ऑनर्स इक्विटी, ऑनर इक्विटी का मतलब कैपिटल, कंपनीज लैंग्वेज में कैपिटल को इक्विटी बोला जाता है, और लाइबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, चलें आगे, मजा आ रहा है ना, तो इसी तरीके से वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी वीडियोस मिलेंगी। चलिए अगले कंसेप्ट पर, रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है दोस्तों। रियलाइजेशन, रियलाइज होने का मतलब, आप खुद भी कहते हैं यार बड़ा रियलाइज हुआ, मैंने उस बंदे को गलत बोल दिया, अब मुझे रियलाइज हो रहा है। एहसास होना, एहसास होना, यही यहां पर आप याद रखिएगा, एहसास होना कि भाई जब भी कोई भी एंट्री करो तो वो रियलाइज हो चुकी हो, उसका एहसास हो गया हो कि वो हो चुकी है। अगर रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करना है या एक्सपेंस तभी रिकॉर्ड करना है व्हेन इट इज रियलाइज्ड, कि उसकी होने की आशंका हो गई हो, ये नहीं हो गया हो, क्रेडिट हो, कैश हो गया हो। Profit is earned when the goods or the services are provided, transferred to the customer. Thus, it is incorrect to record the profit when the order is received. Order मिल गया है और when the customer pays for the goods. जब आपका पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तो आप रिकॉर्ड करिए। आपको किसी ने ऑर्डर दे दिया 50 लाख रुपए का, आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है जी, कि मेरे ने तो क्रेडिट पे बेच दिया, सामान आपके पास पड़ा, उसके पास कुछ नहीं पड़ा, तो ये कोई बिल्कुल ही बेहुदा कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल बेवकूफाना हरकत है कि आप वैसे ही फीलिंग लेते रहो कि मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, जबकि वो प्रॉफिट नहीं है। एग्जांपल दे देता हूं बड़ा ही सिंपल सा, कि मेरी एक शर्ट पैंट की दुकान है, मेरी शर्ट पैंट की दुकान से एक बंदा आया, उसने स्वेट शर्ट्स खरीदनी थी, वो 10 उठा के ले गया, 10 उठा के ले गया, बोल रहा है कि मैं देख के, भाई मैं घर से देख के आता हूँ, घर से देख के आके मैं बता दूंगा कौन सी मेरे को पसंद है कौन सी नहीं। मैंने 10 की सेल्स मान ली, भाई वो तो सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस लेके गया है, वो देखेगा कि भाई ठीक है कौन सी लेनी है कौन सी नहीं, 10 सेल है मेरी, नहीं। जब तक वो नहीं आता और एक दो सिलेक्ट नहीं करता और मुझे पैसे नहीं देता, तो तब तक आप एंट्री नहीं करेंगे। दैट इज कंसिडर्ड टू बी द रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अगला कंसेप्ट बहुत सिंपल कंसेप्ट, बहुत प्यारा कंसेप्ट, जिसे बोलते हैं मैचिंग कंसेप्ट। अकाउंटिंग सीधा कहती है ये रहा आपका खर्चा, इसके सामने इनकम लाओ, दोनों चीजें सामने सामने, बस। अकाउंटिंग क्या कहती है मैचिंग कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर एक खर्चा और हर एक इनकम सामने सामने होनी चाहिए। इसीलिए जब भी दोस्तों आप लेजर बनाते हो, हर एक लेजर के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अगर कोई खर्चा है और कोई इनकम है तो वो सामने सामने रहती है। ट्रेडिंग पे हैंडल बनाते हो, जितने खर्चे हैं वो एक साइड, इनकम उनकी एक साइड। बैलेंस शीट बनाते हो कि उन एसेट के सिर पर, जो एसेट्स हैं आपकी, उनके सिर पर आप वो लाइबिलिटीज और कैपिटल क्रिएट करके बैठे हो। दैट इज बेसिक रीजन कि हर एक चीज सामने सामने होती है, वो मैचिंग कंसेप्ट करवाता है। द मैचिंग प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट द रेवेन्यू एंड ऑल देयर एसोसिएट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। द मैचिंग प्रिंसिपल इज द बेसिस ऑन विच द अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड ऑफ बुक कीपिंग इज बिल्ट। एक नंबर पॉइंट, स्टार लगा लो, जितने लगा सकते हो, याद कर लो इस पॉइंट को, स्लाइड की फोटो खींच लो। क्या कह रहा है कि भाई अक्रूवल अकाउंटिंग मेथड या अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कौन से कंसेप्ट के सिर पर चलती है, तो उसका आंसर होगा मैचिंग। ऐसे निकलते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको बेसिक्स पता होने के बाद भी कोई ना कोई बेनिफिट जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना। अब आगे बढ़ते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, कंसेप्ट सारे खत्म हो गए, सारी चीजें इजिली मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बैठ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, हो सकता है एक दो चीज इधर उधर कंसेप्ट की रह भी गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगली वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, कन्वेंशन। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेंशन? कंसेप्ट और प्रिंसिपल फंडामेंटल ट्रूथ होते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यू हैव टू इंप्लीमेंट दीज टू गेट द रिलायबल, ट्रांसपेरेंट एंड एक्यूरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ये सभी एडजस्ट करनी होंगी, स्ट्रक्चर में बनानी होगी कि हाँ ये चीजें ठीक हैं, तभी हम ये काम करेंगे। अब आएगी बात कन्वेंशंस की। कन्वेंशंस होती हैं, अगर ये आप ऐसा करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। एग्जाम्पल देता हूं बड़ा सिंपल सा। आप किसी भी के भी घर जाते हो, नमस्ते करते हो, सत श्री अकाल करते हो, पैरों को हाथ लगाते हो, पैरी पौना करते हो, जो भी करते हो, किसी भी प्रकार से रिगार्ड देने के मतलब से करते हो। अगर ना करोगे तो क्या हो जाएगा? कोई फर्क पड़ जाएगा? आप कहोगे कि भाई फर्क तो एक ही पड़ सकता है, घर वाले सेटिंग से बिठा देंगे, 2-3
लगा ही देंगे, तो फर्क ये जरूर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों उसका इंपैक्ट क्या है, क्या फर्क पड़ता है उस चीज से, आपकी इमेज गुड होती है और कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठीक है, आप कोई बुजुर्ग है, आप उसको सर झुका के नमस्कार कर रहे हो या उसको नमस्ते कर रहे हो तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, आपका कुछ नहीं गया, उनको भी कुछ नहीं है, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट बनी, उनकी भी रिस्पेक्ट बनी। इसी प्रकार से अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग जैसे आपका नमस्ते करना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता या उससे उसका कोई फायदा नहीं हो जाता, इसी प्रकार से कन्वेंशंस अगर आप फॉलो करोगे तो आप कुछ भी बहुत अद्भुत नहीं कर दोगे कि भाई मेरी अकाउंटिंग जबरदस्त हो जाएगी, लेकिन आपकी अकाउंटिंग में उसकी सहूलतें रहेंगी, उनका बेनिफिट रहेगा। ये होता है ना कि चलो ठीक है ये आपके अच्छे के लिए है, या आपके अच्छे के लिए, तो आप कन्वेंशन फॉलो करते हो अकाउंटिंग में तो वो आपके अच्छे के लिए होती है। पहली कन्वेंशन मटेरियलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मटेरियलिटी क्या होता है दोस्तों, आप डेप्रिशिएट करते हो, जी हाँ डेप्रिशिएट करते हैं। किसको डेप्रिशिएट करते हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 याद करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के हिसाब से हम सभी फिक्स्ड एसेट्स को डेप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल। दूसरा वर्ड, इंटेंजिबल एसेट कभी डेप्रिशिएट नहीं होती, वो अमोर्टाइज होती है। वैल्यू कम होना वो अमोर्टाइज कहलाता है, आपको पता है। तो डेप्रिशिएशन करनी, किसी भी वैल्यू को डिक्लाइन करना, दैट इज टर्म टू बी द डेप्रिशिएशन। अब आप कहोगे कि भाई मेरा बिजनेस, एग्जांपल लूंगा बड़ा सिंपल सा, मेरा एसी का बिजनेस है, एसी बनाती है मेरी कंपनी और बेचती है, बनाती नहीं है बेचती है, छोटा बिजनेस करेंगे, बड़े बंदे नहीं है, छोटा बिजनेस करेंगे, एसी बनाती है हमारी कंपनी, एसी बनाती नहीं फिर बोल दिया बेचेगी, बनाना ऐसी आता है हम बेचेंगे आगे, ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है, हम एसी बेचेंगे। बेचने के लिए हम एसी की दुकान बनाई, हमने शोरूम बनाया। अब एसी तो हमारी सारे दोस्तों क्या होगी, हमारी सिर्फ परचेजेस होगी, सिर्फ और सिर्फ हमारा एसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, एसी तो हमारी मेन कॉमोडिटी होगी, हमारा स्टॉक हो गया। अब वो हम उसके ऊपर काम करेंगे, एसी बन गए, ठीक है जी, बन के हमारी कंपनी में आ गए। अब मेरे पास दोस्तों एसी में मैंने अपने बिजनेस के अंदर एक स्टेशनरी बना रखी है, बिजनेस के अंदर स्टेशनरी लाता हूं, मेरे काउंटर पे 10-12 पेंसिल पड़ी है, ठीक है जी, 2-3 सेफ्टी पिन पड़ी हैं, और एक बंडल में पूरा उठा लाया सेफ्टी पिन्स का, और एक जो जिससे मैं टाई करता हूं, जिसको बोल सकते हैं आपकी टैग कह सकते हो, या जिससे मैं टाई करने वाली पिन होती है वो पड़ी है मेरे पास, की जो बिल्कुल आता है मैं उसको ले आता हूं। अब मैं वो ले आया, तकरीबन एक छोटा सा पैकेट था, उसमें 250 वो थी, 250 पिन थी। आप देखी होंगी आपने सेफ्टी पिन टाइप, छोटी छोटी, जिससे टाई करते हैं हम, किसी भी कागज को टाई कर देते हैं, ठीक है। तो निडल ले आया, वो पड़ी है मेरे पास। अब वो क्या हुआ भाई, पूरा साल बीत गया, जितनी मेरी फिक्स एसेट थी, मेरा फर्नीचर था, जितना मेरा पूरा का पूरा जितना भी हिस्सा था फिक्स एसेट थी, चाहे उसमें मेरे टीवीज लगे हुए थे मेरे देखने के लिए, खुद के देखने के लिए, काउंटर था मेरा, काउंटर के बाद बहुत सारी फिक्स एसेट्स और हो सकती हैं मेरे बिजनेस में, मैंने सबको डेप्रिशिएट किया। अब मैंने देखा कि भाई डेप्रिशिएशन कहती है फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट करो। अब मैंने देखा कि यार वो जो पिन्स हैं प्यारे दोस्तों, अब उसको डेप्रिशिएट कैसे करूं, कैसे डेप्रिशिएट करूं भाई उसको मैं, है तो फिक्स एसेट, क्योंकि पिछले साल लाया था, इस साल 200 यूज हुई, 50 अब भी पड़ी हैं, अब इनको कैसे डेप्रिशिएट करूं। मैंने कहा कि भाई इनको ऐसा करता हूं, 2-2 पैसे डेप्रिशिएट कर देता हूं, 2-2 50 पिनों को करूंगा तो तकरीबन 100 पैसे हो जाएंगे, 1 रुपया डेप्रिशिएट कर दूंगा। इससे आपने क्या उखाड़ लिया, आप कह रहे हो कि भाई मैं सारी की सारी अकाउंटिंग बिल्कुल जबरदस्त करता हूं, हर चीज को डेप्रिशिएट करता हूं, फिक्स एसेट मेरे को कहा गया था कि डेप्रिशिएट करनी है तो मैं कर रहा हूं। इससे कोई फर्क पड़ेगा प्यारे दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने कितना टाइम वेस्ट कर दिया। तो जो भी मटीरियल चीजें हैं, मटीरियल चीजों का मतलब क्या है कि भाई जिनकी इंपॉर्टेंस है, आम बंदे को भी समझ है कि इस चीज की इंपॉर्टेंस है। रूल जो कहता है, रूल तो कहता है फिक्स एसेट को आप क्या करो, डेप्रिशिएट करो। क्या अब मैं फिक्स एसेट को, वो छोटी पिन को डेप्रिशिएट करने बैठूंगा, पेंसिल को शॉर्प करूंगा तो डेप्रिशिएशन हो जाएगी। तो ऐसी चीजों को, इमटेरियल फैक्ट्स को इग्नोर, इन मटेरियल फैक्ट्स को क्या करिए प्यारे दोस्तों, इग्नोर करिए। यही मटेरियलिटी का कंसेप्ट कहता है। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, important facts and item are shown which are useful and material for the business. The firm need not record immaterial and the insignificant item. कोई भी फालतू की आइटम और इनसिग्निफिकेंट, ये पिन्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हीं पिन्स की मैं बात कर रहा था। तो इन पिन्स के ऊपर अगर आप बात करें, दूसरे पिन्स भी आते हैं, दोनों आप समझ सकते हैं। तो इनको हम अगर डेप्रिशिएट करते हैं तो हमारी बेवकूफी है, इससे कोई फालतू इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो अकाउंटिंग वैसे भी ट्रू रहेगी अगर इनको हम डेप्रिशिएट ना करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली बात, अगली कन्वेंशन है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर, फुल का मतलब सारा, डिस्क्लोजर का मतलब पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट खोल के रख देना, एक चीज को सामने रख देना कि भाई ये ऐसे 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 है।
एग्जाम्पल के तौर पर एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मारुति का प्लान था दोस्तों, 2014 का साल था, 2014 में मारुति के प्लांट में लग गई आग। प्लांट में लग गई आग, हर 2013 का प्रॉफिट था तकरीबन 200 करोड़ रुपया, एग्जाम्पल ले रहा हूं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। 2013 का प्रॉफिट था 200 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया 2013 का प्रॉफिट था। मारुति के प्लांट में लग गई थी आग, इसलिए 8 महीने रहा था प्लांट बंद। प्लांट बंद रहा था प्यारे दोस्तों 8 महीने। 8 महीने अगर बंद रहा था, बचे 4 महीने। अब 4 महीने अगर बचते हैं, 8 महीने प्लांट बंद था, 4 महीने बचे, 4 महीने में वो सिर्फ 50 करोड़ प्रॉफिट कमा पाए। 50 करोड़ प्रॉफिट कमा पाए। 2013 में प्रॉफिट था 200 करोड़, 2014 में प्रॉफिट आया 50 करोड़। अब 2013 का प्रॉफिट कितना, 200 करोड़, और 2014 का प्रॉफिट 50 करोड़। अब एक आम बंदा देखेगा, एक लेमैन देखेगा, हमारे जैसे आपका बंदा देखेगा, अरे यार मारुति को तो काम ही नहीं आ रहा है, मारुति का तो बिजनेस खत्म हो गया। मारुति पहले 200 करोड़ कमा रही थी, अब कितना कमा रही है, सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़। ये तो खराब हो गया, मारुति के बस का कुछ नहीं रहा। लेकिन दोस्तों क्या 8 महीने की वो आग आप कहीं भी बैलेंस शीट में दिखा सकते हो? क्या आप P&L में दिखा सकते हो? लॉस बाय फायर दिखाओगे? ठीक है, लॉस बाय फायर, फायर तो 2 दिन लगी होगी, 3 दिन लगी होगी, प्लांट बंद रहा, उसको क्या दिखाओगे? तो कुछ नहीं दिखा सकते आप फिर फुट नोट में, आप फिर अंडरलाइन करके एक वर्ड लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स में कि भाई डिस्क्लोज कर रहे हैं ये 50 करोड़ प्रॉफिट इसलिए हुआ है क्योंकि किसी भी प्रकार से चीजें अनइफेक्टिव हो गई थी आग लगने के कारण। 8 महीने प्लांट बंद रहा, उस बंद रहने के कारण चीजें इस तरीके से बिखर गई, इसलिए प्रॉफिट हुआ। दैट इज फुल डिस्क्लोजर, दैट इज फुल डिस्क्लोजर। आपने ये पॉजिटिव सेंस में फुल डिस्क्लोजर कर दिया। कभी कभी क्या होता है, अगर मेरे पास 200 करोड़ की एसेट्स हैं और वो 200 करोड़ में से 190 करोड़ की एसेट गिरवी रखी हुई है, 190 करोड़ की एसेट मैंने बैंक से लोन लिया था, वो गिरवी रखी हुई है। अब मैं देखेंगे बैलेंस शीट, क्या बात है भाई, इसके पास कितनी एसेट्स हैं, 200 करोड़ की एसेट है, इस कंपनी, ये कंपनी अच्छी है, जबकि 190 करोड़ क्या है उसमें से, गिरवी है। तो ये बात किसी को नहीं पता लगेगी, वो भी नोट्स टू अकाउंट्स में लिखनी है दोस्तों कि इसमें से 190 करोड़ की एसेट्स गिरवी है। क्या कंपनियां लिखती हैं? जी हाँ, लिखना पड़ता है भाई। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपको फुल डिस्क्लोजर के हिसाब से ही बैलेंस शीट बनानी होती है। तो ये भी कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयर नोट शुड बी प्रेजेंट ऑल इंफॉर्मेशन दैट इज रेलिवेंट एंड मटेरियल। जो चीज इंपॉर्टेंट है आप जरूर लिखें, और आपको पता है दोनों चीजें, दोनों एग्जांपल मैंने दी, दोनों इंपॉर्टेंट थी। टू अंडरस्टैंड, टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, बहुत सी इजी सी बात थी। अगली कन्वेंशन की ओर बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल से जुड़े। आगे दोस्तों, कंजर्वेटिज्म, इसका दूसरा नाम होता है कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस। क्या कहता है ये कंसेप्ट, क्या बोलता है ये कंसेप्ट? ये कहता है कि भाई प्रॉफिट आ रहा है, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, गले हमारे ही आके लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर लॉस है, अगर वो हमारे गले आके लगेगा तो दिक्कत होगी। प्रॉफिट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो, जिस दिन हमारे तक पहुंच जाएगा रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर लॉस आ रहा है प्यारे दोस्तों, तो उसको आने मत दो। अगर दूर से दिख रहा है, हाँ दूर से लॉस दिख रहा है, आ रहा है लॉस चला हुआ, उसको पहले ही रिकॉर्ड कर लो। अब ये कैसे रिकॉर्ड करना है, आप प्रोविजंस बनाते हो, आप रिजर्व बनाते हो, वो सभी दोस्तों आप लॉस को रिकॉर्ड करते हो। इसे बोलते हैं एंटिसिपेटेड लॉस। कभी पता नहीं, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, प्री डिटरमाइंड आप सिर्फ अजम्पशन कर सकते हो कि आने वाले समय में मेरे को 4000 रुपए का घाटा हो जाएगा, आने वाले समय में मेरे को 10 रुपए का घाटा हो जाएगा, चाहे 10 का हो, चाहे 500 का, चाहे 1000 का हो, जो भी घाटा है आप उसको पहले ही प्रिक्योर कर लो। ठीक है जी, ताकि आपके बिजनेस को शॉक ना लगे, एकदम से वो घाटा आएगा। अगर आप कोई बंदा खड़ा है और मेरे आके बिल्कुल एकदम से थप्पड़ मार देगा तो मेरे को तो पता ही नहीं लगेगा, मैं तो ऐसे हो जाऊंगा कि भाई मेरे थप्पड़ मार दिया। ठीक है, अगर मेरे को पता है सामने से बंदा आ रहा है, मुझे पीटने आ रहा है, तो मैं अपना सेव करूंगा, हाथ आगे करूंगा तो बच जाऊंगा। ये होता है कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, कि भाई आने वाले लॉसेस को आप क्या कर लीजिए, पहले ही रिकॉर्ड कर लीजिए। आपको अगर एक्सपेक्टेड हो तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए। प्रॉफिट को छेड़ने की प्यारे दोस्तों कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत क्यों नहीं है प्रॉफिट को छेड़ने की। अगर आप प्रॉफिट को छेड़ोगे तो चीजें दिक्कत में आ जाएंगी। प्रॉफिट को छेड़ने की कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट होगा तो हमारा फायदा ही है, लेकिन लॉस होगा तो हमारा घाटा हो जाएगा। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट्स, प्रॉफिट के ऊपर आप देख सकते हैं लाइन लगी होगी, बट प्रोवाइड फॉर ऑल द लॉसेस, सारे लॉसेस को आप प्रोवाइड करें, प्रॉफिट्स को आप प्रोवाइड ना करें। अकाउंटेंट शुड ऑलवेज बी ऑन द साइड ऑफ सेफ्टी। इससे क्या होगा, आपके अकाउंटेंट को, अकाउंटेंट पहले बता देगा भाई आपको इतना प्रॉफिट होने वाला है, आप अकाउंटेंट ही बनने वाले हो, आप मार्केट को बताओगे कि आपको इतना की प्रॉफिट होने वाला है, आपको ये लॉसेस भी हो सकते हैं और हो रहे हैं, मैं प्रोविजन बना के चल रहा हूं। तो ये आपकी बेस्ट चीजें
रहेंगी। मेकिंग प्रोविजन एंड बैड डेट, डाउटफुल डेट्स, शोइंग द डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट बट नॉट द एप्रिसिएशन, दैट इज द प्रोड्यूस। हाँ, ये मैंने पहले बताया था आपको, एप्रिसिएशन नहीं लेते, क्यों नहीं लेते, क्या कारण है, प्रोड्यूस का भी कंसेप्ट उसमें फॉलो होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट क्या कहता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अकाउंटिंग में एक ही काम को करने के दो या दो से ज्यादा तरीके हैं। एग्जांपल के तौर पर डेप्रिसिएशन लगाने के 14 फॉर्मूले हैं, 14 तरीके हैं। अगर मैं बात करूं गुडविल फाइंड आउट करने के 8 से 9 तरीके हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों स्टॉक को वैल्यूएशन करने के लिए 4 से 5 तरीके हैं। आप कौन सा तरीका फॉलो करते हो? अब वो सारे के सारे तरीके यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, पूरे इंडिया में उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आप कोई और फॉलो कर रहे हो, मैं कोई और फॉलो कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट आपके लिए, मेरी अकाउंटिंग स्टेटमेंट मेरे लिए। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई आप वाला अकाउंटिंग वाला मेरे को अच्छा लग रहा है। पहले 2 महीने मैंने अपना अलग चलाया, डेप्रिसिएशन को WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड से चार्ज किया। आपके मेथड से स्ट्रेट लाइन मेथड, आप स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे थे, तो मेरे को लगा नहीं अगले महीने मैंने स्ट्रेट लाइन फॉलो कर लिया, चला के देखा नहीं यार ठीक नहीं है, दोबारा WDV कर देता हूं। इससे अकाउंटिंग स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएंगी, इससे अकाउंटिंग स्टेटमेंट एग्जैक्ट ट्रू सोल्यूशन नहीं दिखा पाएंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि जहां आपको अपने बेनिफिट का रूल लगा, आप उस हिसाब से उसको इंप्लीमेंट कर गए। इस प्रकार से अकाउंटिंग कंसिस्टेंसी को छोड़ देगी, आपकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर आपकी रिलायबिलिटी दोस्तों कम हुई किसी भी प्रकार से, तो आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इसीलिए प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, हमेशा हमेशा कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट कहता है कि जितने भी मेथड किसी भी चीज के अवेलेबल हैं, चाहे वो स्टॉक वैल्यूएशन के, चाहे वो डेप्रिसिएशन के, चाहे वो गुडविल के हैं, चाहे किसी और भी चीज के, आप एक मेथड ऑथेंटिकेट फॉलो कीजिए और उसी को कंटिन्यू कीजिए। यही कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट या कन्वेंशन बताती है। एग्जाम्पल के तौर पर द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड द मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू अनदर। Whatever accounting practices followed by the business enterprises should be followed on the consistent basis year to year। जो भी मेथड फॉलो करना है आप देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड, यूनिट मेजर मेथड, तो फिर कोई भी दिक्कत आपको देखनी पड़ेगी, आपकी अकाउंटिंग पे पर कोई भी भरोसा या विश्वास नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिविटी जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, टाइम आपका ज्यादा नहीं लेंगे। ऑब्जेक्टिविटी, हाँ जी, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम द बायस एंड कैपेबल ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं, हर ट्रांजैक्शन के पीछे एक वाउचर होगा, वाउचर के पीछे सोर्स डॉक्यूमेंट होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट बिल्कुल ऑथेंटिकेट होना चाहिए। जो आपने एंट्री की है उसके पीछे जो आपने बेसिक बिल लगाया है, आपने बेसिक डॉक्यूमेंट लगाया, और बिल्कुल सर्टिफाइड होना चाहिए, बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, ताकि उसको हम जस्टिफाई कर सके, उसको क्लियर कर सके, उसको जस्टिफाई कवर अप कर सके। यही दोस्तों ऑब्जेक्टिविटी का कंसेप्ट बताता है। उसके बाद दोस्तों रेलिवेंस, रेलिवेंस की कन्वेंशन क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूजर्स। आपने उसी चीज को रिकॉर्ड कीजिए, अपनी कंपनी की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कीजिए। फालतू में नोट्स टू अकाउंट्स में 3600 चीजों को कंपेयर करके दिखाना दूसरी कंपनियों से, किसी भी प्रकार से अनरेलिवेंट चीजों को अकाउंटिंग स्टेटमेंट में डालना, ये बिल्कुल भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती। आपकी वेरीफाइबिलिटी, आपकी एक्यूरेसी, आपकी रिलायबिलिटी, आपकी रेलिवेंस से मायने रखती है। जो चीज आपके साथ रेलिवेंस है उसको आप दिखाइए, दूसरी चीज को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये दोस्तों आपके सारे के सारे कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस थे। ये हमारी एक पहली क्लास थी, बेसिक अकाउंटिंग एंड कंसेप्ट, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन या अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। होप कि आपको सारी की सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आप सारी की सारी चीजें किसी भी प्रकार से एनालाइज करिए, 2 बार 3 बार आप देखकर, अगर कहीं दिक्कत है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, उस चीज को जस्टिफाई करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। दूसरी बात, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7837724186 7837724186 पर हमें कांटेक्ट करें और हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हम आपके लिए आगे इसी प्रकार की वीडियोस लेकर आते रहेंगे दोस्तों। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, हम प्रीवियस ईयर की भी वीडियो साथ साथ चलाएंगे और पंजाब जीके और आपके लिए जितनी रेलिवेंट वीडियोस होंगी, जो भी आप कमेंट बॉक्स में मांगेंगे, वो सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी सिलेक्शन बने और मार्कफेड में आप सिलेक्ट होके हमें भी थैंक यू करें और अपनी भी जिंदगी संवारें। थैंक यू दोस्तों।